हेलो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट को फॉर द जैब एग्जाम कंप्लीटली कवर कर रहे हैं। सारा का सारा सिलेबस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, एक एक पॉइंट देख रहे हैं और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी देख रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द अपकमिंग एग्जाम। राइट, तो उनको भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये इस सीरीज में 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं जहाँ पर हम 6 चैप्टर्स ऑफ मॉड्यूल ए कंप्लीट कर चुके हैं। So this is the lecture on chapter number 7, that is economic reforms and foreign trade policy 7 and 8, right। तो ये सारे जो lectures हैं इनके साथ साथ मैं आपको ये भी बताते जा रहा हूँ कि इनका वेटेज क्या है, यानी कि प्रीवियस ईयर्स में इनसे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैं बताते जा रहा हूँ, ताकि आपको रिलेवेंस पता चले कि इस चैप्टर को पढ़कर मेरे मेरे कितने मार्क्स जो है सिक्योर हो रहे हैं इन द एग्जाम, एज वी हैव प्रॉमिस्ड कि एटलीस्ट 2 मार्क्स तो आपको हर एक लेक्चर को देखकर सिक्योर होने चाहिए। तो ये जो लेक्चर है यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 के आसपास क्वेश्चंस इन द प्रीवियस एग्जाम, दैट इज मई 2023 में पूछे गए हैं। तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। इन चैप्टर्स को अच्छे से आप पढ़कर जाओ। इसके पहले के जो 2 लेक्चर्स थे उसमें 5 तक भी पूछे गए हैं, इंक्लूडिंग द शिफ्ट्स। राइट, तो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो है आज का सेशन होने वाला है। एंड यहाँ पर हम आप जिस तरीके से देख सकते हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो किए गए हैं इन द रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एफडीआई, एफआई, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से जो है सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए हम पढ़ेंगे। राइट, द फर्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये टर्म देख लेते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि जो भी इकोनॉमिक हमारे पॉलिसीज हैं उनको रिफॉर्म करना, यानी कि उनको चेंज करना इस तरीके से कि वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करे। लेट्स से जेठालाल जी एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। फैक्ट्री उन्होंने किसी तरीके से एस्टेब्लिश करने का सोचा, ठीक है। तो ये एक्चुअली सैड फेस क्यों बनाकर हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये काफ़ी पहले 1970s 60s के आसपास का समय जब था, तब फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का सोच रहे थे। ओके, उस समय क्या था, लाइसेंसिंग राज इंडिया में चलता था। और इससे हमें पता चलेगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का क्या मतलब है और उसकी ज़रूरत इंडिया में क्यों पड़ी। तो हम ये एग्जांपल लेके समझ रहे हैं। लाइसेंसिंग राज में होता क्या है, अगर आपको फैक्ट्री खड़ी करनी है तो गवर्नमेंट से सबसे पहले तो फैक्ट्री मुझे खड़ी करनी है, इसका एक लाइसेंस लेना होगा। गवर्नमेंट अगर अलाउ करेगी तो आपको एक लाइसेंस देगी और उसके बाद आप फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नए प्रोडक्ट्स, लेट्स से साबुन बन रहा है, यहाँ पर एक जो है वैरायटी का साबुन बन रहा है, अब दूसरे वैरायटी का बनाना है तो नए प्रोडक्ट्स के लिए फिर से लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन है उसको एक्सपैंड करना है। लेट्स से 100 साबुन एक दिन में बन रहे थे और जेठालाल जी को 200 बनाने हैं एक दिन में, तो ही हैज़ टू टेक द लाइसेंस अगेन, परमिशन फिर से लेना होगा। इसके अलावा लेट्स से जो सुंदर है उनके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं लेकिन वो उन्हें निकालना चाहते हैं, तो ऐसे में ले ऑफ के लिए अगेन गवर्नमेंट की परमिशन ज़रूरी है, कंपलसरी है। शट डाउन अगर करना है फैक्ट्री को, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है। इसके साथ साथ अगर इम्पोर्ट करना है, बहुत डिफिकल्ट है, कोई भी रॉ मटेरियल अगर इंपोर्ट करना है, इस पर बहुत ही हाई टैरिफ लग रहा है, बहुत ही हाई टैरिफ उस समय लगता था, 140% के आसपास टैरिफ भी लगता था दोस्तों। तो दैट इज़ वाई दिस वाज रियली डिफिकल्ट उस समय। राइट, तो अगर आपको कोई रॉ मटेरियल लेना है 100 रुपये का है तो आपको 140 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी कि 240 रुपीज़ में वो आप इम्पोर्ट कर सकते हो। तो बहुत ही नुकसान है। राइट, तो इस वजह से वो तो नहीं करना चाहते हैं ये, और इस वजह से सैड है। प्रोडक्ट्स के लेवल्स अगर चेंज करने हैं तो उस पर भी सीलिंग लगी हुई है। अगर आप चाहते हो कि 100 से 200 400 500 प्रोडक्ट्स और इस पर आपका जो रेवेन्यू है वो भी 1 करोड़ का आ रहा है, तो उस पर भी सीलिंग लगी हुई है कि भाई 1.5 करोड़ से ज़्यादा आप रेवेन्यू नहीं कमा सकते।
इस तरीके से ये एक एग्जांपल है, बट ये इस तरह की सीलिंग जो है लगी हुई है ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का कह सकते हैं डिक्टेटरशिप भी हुआ, राइट। तो दैट वाज देयर 1970s में, एंड ऑब्वियसली ये कुछ पर्पसेस से था, गवर्नमेंट ये सब कर रही थी ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है एज वेल एज जो फॉरेन है एंटिटीज हैं उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन कम रहे एटलीस्ट इनिशियली, ताकि गवर्नमेंट सारे के सारे डेवलपमेंट के काम को कर सके, ठीक है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड था। बट 1980s से हम थोड़ा बहुत रिफॉर्म करने लगे। 1980s में काफ़ी सारे पॉलिटिकल चेंजेस आए, ये फेसेस देख के तो आपको समझ में आ रहा होगा, पॉलिटिकल इश्यूज में हम नहीं जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट्स काफ़ी चेंजेस जो है गवर्नमेंट के चेंजेस हुए। और इसके साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी सारे जो नए स्टेप्स हैं वो लिए गए, और इनमें से एक था वॉशिंगटन कंसेंसस का आगमन। यानी कि वॉशिंगटन कंसेंसस इस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, वॉशिंगटन में ये किया गया था यूएस के नेतृत्व में, और कंसेंसस मींस कोई डिसीजन या फिर रिकमेंडेशन देना विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ऐसे कंट्रीज को क्या करना चाहिए ताकि डेवलपमेंट वहाँ पर हो, उससे रिलेटेड मेनली ये वॉशिंगटन कंसेंसस था। और इसके मेन एम्स क्या थे, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, फिस्कल डिसिप्लिन होना चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रायोरिटी, टैक्स रिफॉर्म, ब्रॉडनिंग टैक्स बेस। तो कुल मिलाकर ये था कि और भी ज़्यादा कंट्रीज को अपने आप को लिबरलाइज करना होगा, ठीक है। और ये लिबरलाइजेशन का पार्ट है लाइसेंस राज वगैरह, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं करना, ये सब को हमें जो है कम करना होगा। इसके साथ साथ प्राइवेटाइज करना होगा और बाकी कंट्रीज़ के साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट इकोनॉमिक टर्म्स में बैठाना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में हम स्टेप्स लेते हैं, इंडिया स्टेप्स लेती है, और डीरेगुलेशन धीरे धीरे डीरेगुलेट करती है, सीलिंग्स हटा दिए, इम्पोर्ट्स पर जो ड्यूटीज़ है वो थोड़ा थोड़ा कम किया, धीरे धीरे जो लाइसेंसेस का नंबर है वो कम किया, परमिशन लेने की बहुत ज़्यादा चीज़ों में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे हमने की 1980 से ये शुरू हो गया था। लेकिन 1991 में ऐसा एक इवेंट होता है जहां पर इंडिया फेस करती है ट्विन डेफिसिट, ठीक है। तो ये ट्विन डेफिसिट का मतलब क्या है, फिस्कल डेफिसिट एज वेल एज करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया में होता है। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि हम जो भी एक्सपेंडिचर हमें करना है उसकी वैल्यू हमारे इनकम से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। लेट्स से 10,000 रुपीज़ हमें एक्सपेंडिचर करना है, तो हमारी इंडिया की इनकम ओनली 5,000, इस तरीके से। तो और कितना चाहिए क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट एक्सपेंडिचर को करने के लिए, और 5,000, तो इसको हम डेफिसिट कहते हैं। और इसी का एक टाइप है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो वो एक डेफिसिट था। इसके साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट था, यानी कि हमें हमारे इंडिया में जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू हमारे एक्सपोर्ट से कई ज़्यादा हो गई थी। इंपोर्ट्स में हमें पैसे खर्च करने होते हैं, एक्सपोर्ट्स में हमारा जो है प्रॉफिट होता है। तो यहाँ अगर एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो जो एक्स्ट्रा इंपोर्ट्स के लिए, कंपलसरी इंपोर्ट्स के लिए हमें पैसे चाहिए, वो पैसे हमें कहाँ से मिलेंगे, और दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द डेफिसिट। ओके, तो दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। और ये करंट अकाउंट डेफिसिट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ये हुआ कि इंडिया में जो फॉरेन करेंसी है इसका अमाउंट कम हो गया। लेट्स से 100 रुपीज़, 100 थे इंडिया में, तो ये कम होकर इतना कम हो गया कि 2 से 3 हफ्तों के इंपोर्ट्स, मेनली ऑयल इंपोर्ट्स करने के लिए हमारे पास पैसे बच गए थे। तो सिचुएशन में हम गए कैसे, दो रीजंस थे इसके। एक तो इंडिया में जो डॉलर्स है वो कहाँ से आता था, मेनली रशिया से आता था। तो रशिया उस समय यूएसएसआर कहलाता था, जो कोलैप्स होकर रशिया बना था 1991 में। ये एक चीज़ थी जहाँ पर इंडिया का ट्रेड सिर्फ रशिया से मेनली होता था, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड यूएसएसआर से होता था इंडिया का, और वो ट्रेड ब्रेक हो गया। कई सारे कंट्रीज यूएसएसआर से अलग हुए जो कि इंडिया के साथ इनिशियली रेडी नहीं थे ट्रेड करने के लिए। एक्सपोर्ट जो है इंडिया के वहाँ पे जाते थे, तो एक्सपोर्ट मार्केट हमारा कुछ समय के लिए टेम्परेली फिनिश हो गया। इसके साथ तो क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट मार्केट फिनिश हो गया, तो हमारे इंडिया में डॉलर्स नहीं आ रहे थे। कोई खरीदेगा तब ना पैसे देगा, तो नहीं हो रहा था वो। इसके साथ जो हमारे पास डॉलर्स बचे हुए थे वो बहुत तेजी से खर्च हो रहे थे, बिकॉज गल्फ वॉर हो गया था, ठीक है। गल्फ वॉर में क्या हो रहा था
एक जो हमारे वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम एक्चुअली ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उन कंट्रीज़ और इज़राइल वगैरह के बीच में जो है वॉर हो रहा था। जहाँ भी वॉर होता है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, जो बच्चे कुछ हमारे डॉलर्स थे वो वहाँ खर्च हो गए, क्योंकि हमें ऑयल क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट करना ही है, इंडिया में तो नहीं मिलता, हमारी कंजम्पशन बहुत हाई है। इस वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंडिया में हो गया। तो ये दो टाइप के डेफिसिट इंडिया में हुए, एक तो इंटरनल एक एक्सटर्नल, इसीलिए ट्विन डेफिसिट इंडिया में हुआ। ट्विन, दो टाइप के डेफिसिट, राइट। इससे फॉरेन रिजर्व इंडिया का बहुत कम हो गया, इतना कम हो गया कि 2 से 3 हफ्तों का ऑयल खरीदने के लिए इंडिया के पास पैसे बच गए थे, इससे ज़्यादा पैसे थे ही नहीं। ऐसे सिचुएशन में फिस्कल डेफिसिट इंडिया का 8.4%, इन्फ्लेशन जो इंडिया में था 11.3%। हमें चाहिए क्या थे? डॉलर्स। ठीक है, तो इसके लिए हम कहाँ गए? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, ठीक है, आईएमएफ के पास हम गए 1992, और आईएमएफ ने कहा मेरी कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों को मानो तभी पैसे मिलेंगे। तो ये जो शर्तें थी, दे वर एक्चुअली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। और इस समय को 1991-92 के टाइम को हम इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का टाइम कहते हैं, क्योंकि हम लिबरलाइज, प्राइवेटाइज एंड ग्लोबलाइज हुए इस टाइम पे। तो दिस वाज द बैकग्राउंड जो यहाँ पर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का देख रहे हैं, और ये सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रियल एज वेल एज फाइनेंशियल सेक्टर में हम क्लियरली डिस्कस करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं। द रीजंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया 1991 में क्या था? एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यू भी कहते हैं। जब हमारे पास डॉलर्स नहीं है पे करने के लिए, हमारे जो भी लायबिलिटीज रिक्वायरमेंट्स है पेमेंट के नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यू। पुअर परफॉर्मेंस है पब्लिक सेक्टर की, जहाँ पर फिस्कल डेफिसिट यानी कि पुअर परफॉर्मेंस है ही, जहाँ पर हम रेवेन्यू कमा नहीं पा रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज में ड्रॉप हुआ, लार्ज गवर्नमेंट का जो डेट है अब ड्रॉप हुआ, पब्लिक जो है हमारे फिस्कल डेफिसिट है, तो लार्ज गवर्नमेंट डेट यानी कि लोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने ले रखी थी, तो ये इशू तो होगा ही। तो दैट इज़ वाई डी 1, 2, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द रिफॉर्म्स। तो इसका बैकग्राउंड हम देख चुके हैं, वी नो कि किस वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे। अब एक्चुअली रिफॉर्म्स थे क्या, वो हम डिस्कस करते हैं। पहले हम रियल सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स को देख रहे हैं। तो रियल सेक्टर क्या होता है, फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है, वो हमें पता होना चाहिए। रियल सेक्टर मींस समथिंग जो आपको एक्चुअली दिख रहा है, और उसमें जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वो सब इकोनॉमी के रियल सेक्टर में आते हैं। क्रॉप्स कोई उगा रहा है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इजंट इट, उसे हम रियल सेक्टर का पार्ट मानते हैं। कॉटन से फैब्रिक कोई बना रहा है, तो रियल सेक्टर का पार्ट है। फर्नीचर बनाया जा रहा है वुड से, प्लास्टिक से, तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ रियल सेक्टर। बट अब ये सब बनाने के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए क्या इनपुट्स चाहिए, तो पैसे दिए जा रहे हैं, तो फाइनेंस यहाँ पर किया जा रहा है। अब इन्हें लोन्स दिए जा रहे हैं, ऑनलाइन ये यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सारा फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट है। तो इससे रियल सेक्टर को फंक्शनली जो है अच्छे तरीके से वो काम कर पाए, उसके लिए फाइनेंशियल सेक्टर का जो फ्यूल है दैट इज़ रिक्वायर्ड, राइट। तो फाइनेंशियल सेक्टर में मेनली कौन कौन आता है? बैंक्स आते हैं, पेंशन फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, ये सारे आते हैं। तो मेनली हम बैंक से रिलेटेड ये रिफॉर्म्स देखेंगे। ऑब्वियसली वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक एग्जाम, तो इस वजह से ये हम देखेंगे, और यही चीज़ें हमारे बुक में भी दी हुई हैं। ओके, तो रियल सेक्टर में एक्चुअली इन सेक्टर्स में डेवलपमेंट करने का बात किया गया। फाइनेंशियल सेक्टर इज़ व्हाट वी हैव टू लुक एट, और इसमें भी हम बैंकिंग रिफॉर्म्स मेनली देखेंगे। रियल सेक्टर में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स लाए गए थे, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड, इंश्योरेंस सेक्टर, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, इनको हम टच करेंगे। मेनली वील बी टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म डिस्कस करने से पहले बैंक में रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए बैंक के एक्टिविटीज़ एक्चुअली क्या है वो अगर हम देखेंगे, तो रिफॉर्म्स की का जो पूरा लिस्ट है वो हमें समझ में आ जाएगा। रिफॉर्म्स यानी कि चेंजेस क्या किए गए पूरे बैंक के फंक्शनिंग के सेटअप में। तो बैंक का मेन फंक्शनिंग है क्या, वो हमें पता होना चाहिए ना, चेंजेस समझने के लिए। तो बैंक करता क्या है? डिपॉजिट्स लेता है, सॉरी, फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ये डिपॉजिट्स लेने के बाद थोड़ा सा अमाउंट उसमें से रिजर्व्स में जो है सेव करता है, यानी कि थोड़ा मनी रिजर्व में रखना पड़ता है,
और ये मनी रिजर्व में रखने का मतलब है कि लेट्स से डिपॉजिटर्स, मैं चला गया कि मुझे अपना डिपॉजिट चाहिए, मैंने एक एफडी कर रखी है और मुझे बीच में उसे तोड़ना पड़ रहा है, तो ऐसे में वो एफडी तोड़ने के समय होगा ये कि ये सारे पैसे अगर लेट्स से बैंक ने लोन में दे रखे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, वो सारे पैसे किसी और के पास हैं। इमीडिएटली बैंक तो लोन के पैसे वापस नहीं मांग सकता, पर मुझे अपना डिपॉजिट का पैसा चाहिए, तो ऐसे में मुझे वो पैसे देने के लिए रिजर्व में से बैंक पैसे निकालेगा। ठीक है। तो ये चीज़ है जो बैंक की मेन एक्टिविटीज़ है। अब इन एक्टिविटीज़ में कई सारे इश्यूज आ जाते हैं, इनको देख के तो आपको पता चल गया होगा, तो ये इश्यूज क्या है वो हम देख लेते हैं। अब हमें समझ में आ गया कि बैंक के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, बैंक के बेसिक एक्टिविटीज़ क्या है। अब इन्हीं चीज़ों में जो इश्यूज आते हैं वहाँ पर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों के इश्यूज क्या है बैंक के फंक्शनिंग में, सबसे पहला है कि डिपॉजिट्स अगर कोई नहीं कर रहा है, लेट्स से 3 यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये तो है ही नहीं, तो बैंक लोन क्या देगा, प्रॉफिट कैसे कमाएगा। तो लो डिपॉजिट्स इज़ वन ऑफ द इश्यू। इसके अलावा ये भी है कि लेट्स से जितने लोगों ने डिपॉजिट किया है उतने लोग आ गए और वो मांग रहे हैं अपने पैसे, तो ऐसे में तो 2 गड्डी तो हमने लोन में दे दिए, एक हमने रिजर्व में रखा है, एक तो हम दे देंगे जो लोग हैं, बट बाकी जो दो जो पार्ट्स हैं जिनको हमें पे करना है वो कहाँ से आएगा, लोन्स के पैसे वापस नहीं मांग सकते। तो इस सिचुएशन को जहाँ पर सारे डिपॉजिटर्स पैनिक करके आ जाते हैं बैंक में कि मुझे अपने डिपॉजिट चाहिए, उसे हम बैंक रन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना, ऐसी सिचुएशन हो ना नहीं हो, इस चीज़ से रिलेटेड स्टेप्स लेना। इसके अलावा रिजर्व जो है, कई बार कई गवर्नमेंट्स और जो सेंट्रल बैंक है वो कहते हैं कि बहुत ही एक्सेसिव रिजर्व्स, हाई रिजर्व सबको मेंटेन करने होंगे। तो हाई रिजर्व्स मेंटेन करेंगे, लेट्स से इसमें से ये भी हमने रिजर्व में डाल दिया, तो सिर्फ एक जो गड्डी है वो बाहर जा रही है, तो लोन किस तरीके से उससे कमा पाएंगे, उससे प्रॉफिट कैसे होगा, तो दैट इज़ एन इश्यू, इजंट इट। इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट लोन्स पे है वो भी अगर गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरीके से रेगुलेट कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है, तो ऐसे में प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। 11% लोन मुझे लेना है, गवर्नमेंट ने कहा कि 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते, आरबीआई ने कहा कि 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो आधा प्रॉफिट तो यहीं गया, इजंट इट। तो रेगुलेटेड इंटरेस्ट रेट्स आर एन इश्यू। पहले किया जाता था क्योंकि ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसमिट करने का भी एक तरीका है, इसका मतलब क्या आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले किया जाता था, बट धीरे धीरे इसे डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है। रेगुलेट यानी कि आरबीआई और गवर्नमेंट बता रही हो कि आपको इंटरेस्ट रेट कितना रखना है होम लोन के लिए, आपको इंटरेस्ट रेट कितना रखना है फॉर कार लोन, राइट, तो वो दैट इज़ कॉल्ड रेगुलेटेड। तो वो भी इश्यू है, वैसे लोग डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं लोन लेकर फिर गायब, तो वो भी बहुत बड़ा इश्यू है। और इससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें रिजॉल्व करने के लिए एक सेटअप होना चाहिए। साथ के साथ ये भी हमें ध्यान रखना है कि ऐसे हो ना एक्टिविटीज़, ऐसे लोगों को अगर लोन दिया जा रहा है तो वो भी गलती है, तो उसको सुपरवाइज करने की ज़रूरत है कि ऐसा सिचुएशन ही क्यों हम लेकर आए जहाँ पर हम ऐसे लोगों को लोन दे रहे हैं, तो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री एंड एवरीथिंग शुड बी चेक प्रॉपरली, एंड देन ओनली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस का यूज़ करके हमें लोन्स देने होंगे। दैट इज़ व्हाट बैंक्स हैव टू डू। तो इसमें क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, डिपॉजिट्स बढ़ाना सबसे पहला रिफॉर्म है कि डिपॉजिट बढ़े। इसके साथ कैपिटल एडिक्वेसी यानी कि रिजर्व जो मेंटेन किए जा रहे हैं वो बैंक रन्स के समय काम आए, वो हमारा इम्पॉर्टेंट एम है। तो उसके लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल रखना चाहिए जो कि ऑप्टिमम हो, बहुत ही एक्सेसिव ना हो, बट इस तरह के सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए काफ़ी हो। और जो रिजर्व्स उनको रिड्यूस करने की भी ज़रूरत है। पहले सीआरआर, एसएलआर, इनके नाम आपने सुन रखे होंगे, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। 2 तरह के रिजर्व्स मेंटेन किए जाते हैं, तो उनके लिमिट्स काफ़ी हाई थे पहले, तो उन्हें इनके लिमिट्स को रिड्यूस करना दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो साथ साथ जो लेंडिंग रेट्स उनको डीरेगुलेट करना, कि डायरेक्टली आरबीआई और गवर्नमेंट ना बता रही हो, बैंक्स का खुद का थोड़ा उसमें दिमाग लगे और उस अपने हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट सेट कर पाए। क्रेडिट डिलीवरी सपोर्ट भी प्रोवाइड करना, जहाँ पर ये क्रेडिट पैसे जो है लोन्स के पैसे वो अच्छे से सही समय पर डिलीवर हो रहे हैं और सही चैनल के थ्रू हो रहे हैं। सुपरवाइजरी सिस्टम स्ट्रांग रहेगी तो इस तरह के डिफ़ॉल्ट जो है वो नहीं होंगे। दो ज़्यादा थिंग दैट इज़ व्हाट बैंकिंग रिफॉर्म्स का मेन हम कह सकते हैं। नरसिम्हन कमेटी, ये एक कमेटी बनाई गई थी अंडर मिस्टर नरसिम्हन।
ये जो इकोनॉमिस्ट है एंड प्रीवियस हमारे आरबीआई के इम्पोर्टेंट जो है हेड रह चुके हैं। यहाँ पर फर्स्ट फेज में ये नरसिम्हन कमेटी को बनाया गया था इन द ईयर 1992। ये कमेटी को बैठाया गया और रिफॉर्म्स के जस्ट बाद एलपीजी हमने जब इम्प्लीमेंट कर दिया था उसके जस्ट बाद कहा गया कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स चाहिए। तो आप देख रहे हो सबसे पहली जो कमेटी है, क्योंकि नरसिम्हन कमेटी को 2 बार बुलाया गया था, एक 1992 में, इनके अंडर ही एक और कमेटी 1998 में बैठाई गई थी। तो 1992 में फर्स्ट नरसिम्हन कमेटी 1 को बैठाया गया था और इसका मेन एम क्या था? फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स। ठीक है, अब 1998 में जो कमेटी बैठी थी उसका मेन एम था बैंकिंग स्पेसिफिक था। फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि इसमें इंश्योरेंस आ गया, बैंकिंग आ गया, सब आ गया, बट इसमें से बैंकिंग का मेन हम डिस्कस करेंगे। अब 1998 में जो नरसिम्हन कमेटी 2 बैठी थी उसका मेन एम था बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड रिफॉर्म्स से रिलेटेड बात करना। ओके, तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट फेज में क्या कहा इन्होंने वो सब देख लेते हैं। डिपॉजिट्स का ग्रोथ, तो वो सारी चीज़ें हमने इसीलिए समझी कि हमें इनके रिकमेंडेशन समझ में आए। growth in deposit capital adequacy, reduction of reserves, deregulation of lending rate, credit delivery support हो गया, strong supervisory system और न्यू प्राइवेट बैंक्स को एंट्री दिलवाना। तो प्राइवेट बैंक्स को एक्चुअली हम कह सकते हैं 1955 में बहुत सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया और इसके अलावा भी बहुत सारे बैंक्स को 69 में एंड 1980 में नेशनलाइज किया गया। राइट, तो ये बैंक्स के नेशनलाइज करने के बाद 1980s के 1969 के बाद बहुत सा जो है प्राइवेट बैंक्स को एंट्री नहीं दी गई थी और ये 1990s एंड 2000s में ये थोड़ा सा चेंज हुआ और उस समय जो नए बैंक्स आए प्राइवेट बैंक्स को अलाउ करने लगे, दैट इस उस बैंक उन बैंक्स को न्यू प्राइवेट बैंक्स कहा जाने लगा। फॉर एग्जांपल कोटक, येस बैंक, ये सब न्यू प्राइवेट बैंक्स हैं। मर्जर अमेलगमेशन के थ्रू हम और भी बेटर जो है फंक्शनिंग बैंक्स का कर सकते हैं। कई सारे बैंक्स को मर्ज किया गया। इवन वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एसबीआई, जहाँ पर उसके एसोसिएट बैंक्स स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद वगैरह सभी को मर्ज कर दिया गया इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड 1985 में चक्रवर्ती कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी पर बैठाई गई। ये तो फर्स्ट फेज का हमने सारे जो रिकमेंडेशन है वो देख लिए। अब सेकेंड फेज में जो रिकमेंडेशंस किए गए थे उनको भी देख लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड मेनली है और इसमें 4 जो है मेन एस्पेक्ट्स हैं जिनसे रिलेटेड रिकमेंडेशन है। पहला तो कि सारे जो एक्टिविटीज़ है वो प्रोडेंशियल हो, यानी कि कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह ना हो, सुपरविजन इसकी अच्छे से हो रही हो। ये पहला हम कह सकते हैं स्टेज है। और दूसरा स्टेज है कि मार्केट जो बैंक्स का हो वो बहुत अच्छा डेवलप्ड हो, इंस्टीट्यूशनल, लीगल एंड टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट्स है बैंक्स की वो भी बेटर हो। फॉर एग्जांपल बैंक्स ने जिस तरीके से डिजिटल सारा कुछ जो है अपना लिया है, डिजिटल होना, तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अब इसके मेन जो रिफॉर्म्स हैं इम्पॉर्टेंट, इसके जो एस्पेक्ट्स है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले सुपरवाइजरी, तो हम ऑलरेडी बैंकिंग रिफॉर्म्स को देख चुके हैं। अब सुपरवाइजरी रिफॉर्म जो प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स हम समझ चुके हैं, अब सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स देख रहे हैं। पहली चीज है कि सुपरविजन अच्छे से हो, तो उसके लिए आरबीआई ने एक बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन इसे एस्टैब्लिश किया, एक बॉडी को आरबीआई के अंडर एस्टैब्लिश किया। इसका मेन क्या काम है? फाइनेंशियल सुपरविजन को करना, तो नाम से हमें पता चल रहा है। और इसमें गवर्नर एक्चुअली मीटिंग्स को चेयर करते हैं। मेंबर्स इसके कितने हैं? 4 डायरेक्टर्स आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के जो हैं वो आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डेप्यूटी गवर्नर्स भी पार्ट हैं ऑफ दिस बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। इस बोर्ड के द्वारा सुपरवाइज किया जाएगा कि बैंक सही से अपने एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या नहीं, या फिर वो डिफ़ॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो उससे रिलेटेड सुपरविजन हर एक महीना ये मीट कर रहे हैं एंड ऑल्सो ये रिकमेंडेशंस उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड देंगे कि सुपरविजन में जो रिजल्ट्स आए कि कौन सा बैंक कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पर अकाउंटिंग हो गया, लीगल इश्यूज हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए, इनसे रिलेटेड रिकमेंडेशंस दिए जाएंगे। ओके, अब बैंक्स में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए उनके बीच एक रेटिंग सिस्टम को लाया गया कि हर एक बैंक को कुछ पहलुओं पर रेट किया जाएगा। व्हाट आर दोस? कैपिटल एडिक्वेसी, के एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैपिटल उनके पास है या नहीं, विच इज़ मनी जो वो रख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। इसके अलावा अपनी एक्टिविटीज़ के लिए एसेट क्वालिटी उनकी कैसी है, मैनेजमेंट क्वालिटी उनकी ऐसी होनी चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि किस व्यक्ति को
लोन देना है, ये एक एस्पेक्ट है। इसी तरीके से बाकी बैंक के एक्टिविटीज़ कैसे कैरी आउट करने, फॉरेक्स एंड ऑल में बहुत ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है ऑफ द प्रॉपर सुपरविजन एंड मैनेजमेंट, इजंट इट। वो अर्निंग्स इनके अच्छे हो, लिक्विडिटी रहे इनके जो एक्टिविटीज़ एंड ट्रांजैक्शंस में, एंड सेंसिटिविटी हो, यानी कि कस्टमर स्पेसिफिक ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। तो इन चीज़ों के बेसिस पे बैंक्स को रेट किया जा रहा था। एंड इसे आप देख रहे हो फुल फॉर्म कैमल्स कह सकते हैं, कैमल्स रेटिंग सिस्टम। तो इनके जो ये एस्पेक्ट्स है, इनको आपको याद रखना होगा। C फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, A फॉर एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी, अर्निंग्स, लिक्विडिटी एंड सेंसिटिविटी, सॉरी, ठीक है। इसी तरीके से ऑडिट से रिलेटेड रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, गवर्नेंस रिलेटेड रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, इन पर भी कहा गया, बट वी वोंट गो डेप्थ इनटू दैट, ठीक है। कंपटीशन रिफॉर्म्स क्या है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक, जॉइंट वेंचर बैंक्स एंड प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक सभी को अलाउ किया जाने लगा। धीरे धीरे इनको ग्रो करने से रिलेटेड स्टेप्स भी लिए जाने लगे। इसके अलावा मार्केट रिफॉर्म्स भी लाए गए, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स को पहले तो रेगुलेट किया गया, बट थोड़ा एडमिनिस्टर किया जाने लगा। अब रेगुलेट नहीं, एडमिनिस्टर, यानी कि एक फॉर्मूला बता दिया जाएगा कि हाँ इस के बेसिस पर आपका इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, इस पर आप थोड़ा अपना एक्स्ट्रा जो परसेंटेज है वो ऐड कर सकते हो। इसे स्प्रेड भी कहा जाता था। लेट्स से उनके फॉर्मूला के हिसाब से 5% है, बैंक्स कैन ऐड सम स्प्रेड 2%, और 7% होम लोन का इंटरेस्ट रेट है। ओके, एक एग्जांपल, एंड CRR SLR जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, CRR कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन दोनों रिजर्व्स के रेशियोज में रिडक्शन की रिक्वायरमेंट थी, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके साथ साथ इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट को डेवलप करने का काम किया गया। कॉल मनी नाम से आप याद रख सकते हो, आगे हम मॉड्यूल डी जब पढ़ेंगे तो बहुत ही क्लियरली इससे रिलेटेड सारे जो एस्पेक्ट्स है वो पढ़ेंगे। कॉल मनी में एक बैंक एक एग्जांपल है, और भी इसमें है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई एक बैंक किसी और बैंक से लेट से मनी ले रहा है, तो वो कॉल मनी का पार्ट बन जाता है। बैंक वन इज बोरोइंग मनी फ्रॉम बैंक टू, तो वो कॉल मनी का पार्ट बन जाता है। और लेट्स से सिर्फ 1 डे के लिए, तो कहते हैं कि ये जो मनी ली गई है वो कॉल मनी। तो ये एक्चुअली शॉर्ट टर्म के लिए मनी कोई किसी से बोरो कर रहा है, एंड दैट टू शॉर्ट टर्म का मतलब 1 डे वहाँ पर अगर है तो उसे हम कॉल मनी कहते हैं। इस कॉल मनी मार्केट को डेवलप करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इसके अलावा एडहॉक ट्रेजरी बिल्स के थ्रू गवर्नमेंट जो एक्चुअल इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं उन सभी से पैसे उधार में ले सकती है। ये एक मेथड है। गवर्नमेंट जो प्राइमरी डीलर्स एंड वेरियस अदर बायर्स हैं जो ट्रेजरी बिल्स को बाय करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उनसे उधार पे ले, ठीक है। ये बिल को RBI इशू करता है, और RBI इस बिल को इशू करने के बाद ये पैसे जो है गवर्नमेंट को मिल जाते हैं। गवर्नमेंट कुछ समय बाद उसे रीपे करता है। शॉर्ट टर्म यानी कि ये इसके जो टेन्योर है 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज के लिए पैसे गवर्नमेंट लेता है। 91 डेज के बाद आपको उतना इंटरेस्ट रेट एंड प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। एक तरह का बॉन्ड है शॉर्ट टर्म का, तो 1 ईयर के अंदर अंदर है तो शॉर्ट टर्म। इस तरह के ट्रेजरी बिल्स आज भी इशू किए जाते हैं, बट एडहॉक नहीं। ऐसे ट्रेजरी बिल्स जो कभी भी और हर एक गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इशू किए जा रहे हैं, दोज आर एडहॉक, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉपर हम कह सकते हैं कि एम। तो ये एडहॉक ट्रेजरी बिल्स को बंद किया गया। और साथ में यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के मार्केट डिटरमाइंड प्राइसेस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इसी तरीके के बॉन्ड्स है जो गवर्नमेंट इशू करती है, उनके बारे में भी आगे डिटेल में देखेंगे। तो उनके प्राइसेस जो है मार्केट डिटरमाइंड हो, गवर्नमेंट अपने से ना एकदम से डिटरमाइन करे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने दिया गया। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ हैं। इनमें ओनली इंडियंस को मेनली जो है इन्वेस्ट करने दिया जाता था, बट इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इन्वेस्ट करने दिया जाने लगा। 91 डे ट्रेजरी बिल, जीरो कूपन, इन सभी को इंट्रोड्यूस किया गया। अलग अलग तरह के बॉन्ड्स हैं। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लाया गया ताकि अच्छे से जो क्लियरिंग मेन एम क्या है, एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। लेट्स से आपने एक्सिस बैंक का चेक SBI में दे रखा है, तो वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास जाएगा। एक्सिस बैंक से वो चेक करेंगे कि ये चेक एक्चुअली इशू किया गया है फ्रॉम द सेड ब्रांच,
और फिर क्लियर करेगा। जब ये क्लियर कर दिया तब आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोसेस है, ये सब आज के डेट में ऑनलाइन हो चुका है। बट ये CCIL को इस तरह के क्लियरिंग जो प्रोसेसेस हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे CCIL के एप्लीकेशन उनके लिए लाया गया। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये दो ऐसे तरीके हैं जिससे जो मार्केट में जो इकोनॉमी है हमारी इंडिया में, उसमें RBI लिक्विडिटी यानी कि पैसे बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल हो, ये इंश्योर करती है कि जितना लेवल पर रिक्वायर्ड है उतना लेवल पर अवेलेबल हो इन द मार्केट। बहुत ज़्यादा होने पर भी मार्केट से इकोनॉमी से पैसे जो है वो खींचती है। तो दीज आर द थिंग्स क्लियरली, और आगे पढ़ेंगे हम, टर्म्स हमने अभी देख लिए। ओके, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल लीगल रिफॉर्म्स लाए गए जहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करना मेन एम है। जो लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, उनको उन केसेस को हैंडल करने के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स वगैरह इस्टेब्लिश किए गए। सरफेसी एक्ट लाया गया। ये एक्ट क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो आपके जो एसेट्स हैं उनको सिक्योरिटाइज करना, एंड इस एक्ट के तहत रिकवरी से रिलेटेड, कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा है, लोन के पैसे वापस नहीं कर रहा है बैंक को, तो उसके रिकवरी से रिलेटेड सारे प्रोविजंस हैं। इसी तरीके से हमारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसके तहत भी रिकवरी एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को एस्टैब्लिश किया गया है। ये कंपनीज का काम क्या है? ये बैंक से ये लोन्स जो है खरीद लेते हैं, थोड़ा पैसा देंगे और थोड़ा जो है प्रॉमिस करेंगे कि बाद में दे देंगे। वो लोन खरीद के उसको रिकवर करने का काम करते हैं। ओके, इसी तरीके से क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जहाँ पर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए बैंकिंग से रिलेटेड। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम को 1995 में लाया गया था। बैंकिंग ओम्बड्समैन को एस्टैब्लिश किया गया इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्फिनिट नाम का पूरा एक नेटवर्क एस्टैब्लिश किया गया है जो फाइनेंशियल सेक्टर के कम्युनिकेशन के लिए पूरा नेटवर्क है, ठीक है। ट्रांजैक्शन होना है, पैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने हैं, इन सभी से रिलेटेड बैकग्राउंड का जो नेटवर्क है वो है। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं? ये एक तरह का ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र सिस्टम है, हम जानते हैं इंडिया में, जो कि RBI के द्वारा टोटली ओन एंड मैनेज किया जाता है। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो सब हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। कमिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया। KC चक्रवर्ती कमेटी 2011-17 का विजन डॉक्यूमेंट इसने दिया। और जैम ट्रिनिटी यानी कि जनधन आधार मोबाइल का जो एक सेटअप है उसे लाया गया। इसके थ्रू क्या है? इंक्लूजन, जनधन आधार के थ्रू आप जो है मनी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, राइट। सभी का बैंक अकाउंट हो, तो सभी लोगों के अकाउंट जब होंगे तो फाइनेंशियली वो इंक्लूडेड होंगे, यानी कि इस पूरे सेटअप का वो पार्ट होंगे। KYC UPI वगैरह लेकर आया गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ये सब किया गया। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, जहाँ पर फेरा से फेमा पर हम आए, राइट। तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज यानी कि बाहर कंट्रीज से जो पैसे आ रहे हैं और फॉरेन करेंसी जो इंडिया में है, उसको पहले रेगुलेट किया जाता था कि नहीं इतना आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, डायरेक्ट करना। बट उसे मैनेज अब करने लगे जो गवर्नमेंट है। इस एक्ट को रिप्लेस किया उन्होंने 1999 में। तो फीमा एक्ट के तहत अब मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, आने दो, बट ये लिमिट देख लेना, ये देख लेना, ऐसे देख लेना, वो ठीक है। तो अप्रोच थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसके अलावा परमिशन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कई सारे पार्टिसिपेंट्स को दी गई। फॉर एग्जांपल बैंक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व पहले नहीं हो पाते थे, एक्सेप्ट अ फ्यू। काफ़ी टाइप्स के बैंक्स को अब अलाउ किया जाने लग रहा है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में इंस्ट्रूमेंट्स के नंबर और टाइप्स को बढ़ाया गया, और रुपी फॉरेन करेंसी स्वैप मार्केट को और इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स में IRDA को एस्टैब्लिश किया गया, यानी कि एक रेगुलेटर भी नहीं था इंश्योरेंस सेक्टर में पहले। 1999 में IRDA नाम के इस रेगुलेटर को लाया गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बैंक इंश्योरेंस, जहाँ पे बैंक्स को अलाउ किया गया कि आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को लाया गया। कैपिटल रिफॉर्म्स में सेबी को 1988 में एस्टैब्लिश किया गया। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट में। कैपिटल यानी कि जहाँ पर बहुत लार्ज, हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसे उठाए जाते हैं, राइट, बॉन्ड्स वगैरह इशू करके। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को के लिए ये मार्केट को 1992 में ओपन किया गया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज लाए गए। तो कोई किसी को पैसे दे रहा है तो पता होना चाहिए कि वो लौटाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? क्रेडिट रेटिंग से। तो कंपनीज के क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देते हैं। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स ADR GDR वगैरह के थ्रू एक्चुअली आप फॉरेन के जो फॉरेन कंट्रीज में अपने शेयर्स को बेच सकते हो।
foreign investors without entering into Indian market. फॉरेन एक्सचेंज, लेट्स से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आपको अपने कंपनी का शेयर इंडिया से भेजना है, तो यू कैन डू दैट यूजिंग ADR GDR। क्या है ये और क्लियरली आगे हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। नरसिम्हन कमिटी 1 was formed in 1991 with respect to which among the following? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लाने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी, रिव्यूइंग बैंक्स सुपरविजन, या फिर वीक बैंक्स। तो वन, नरसिम्हन कमेटी 1 को फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए और 2 को बैंक रिफॉर्म्स से रिलेटेड, बैंकिंग रिफॉर्म्स से रिलेटेड एस्टैब्लिश किया गया था, isn't it? तो A will be the right answer. नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स कैमल्स। तो इंपॉर्टेंट है, इस ही तरीके का क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा जा चुका है। तो व्हाट इज द आंसर ईयर? कैपिटल एडिक्वेसी है, एसेट क्वालिटी है, मर्जर है, अर्निंग से। 2 बार भी अगर आप पढ़ लोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो रिविजन थोड़ा सा यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो मर्जर जो है ये एक्चुअली पार्ट नहीं था, यहाँ वहाँ पर मैनेजमेंट क्वालिटी था, राइट। तो मर्जर इज नॉट करेक्ट, ये इंक्लूडेड नहीं है कैमल्स फ्रेमवर्क में, इस वजह से सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ओके, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये सारे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या है और इस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। एक तो हमें समझ में आ रहा है कि ट्रेड रिलेटेड हमारे जो स्टेप्स होने चाहिए ट्रेड को बढ़ावा देने से रिलेटेड, वो सब इंक्लूडेड हैं। तो फॉरेन ट्रेड तो है ही, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया में आ रहे हैं उसको कैसे बढ़ाना है उससे रिलेटेड भी है। इकोनॉमिक, क्योंकि ये सब मिलाकर फॉरेन ट्रेड जो कि एक्सपोर्ट्स हम बढ़ाएंगे, इंपोर्ट्स कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, इजंट इट? तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के जो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंस क्या है इनकी हम देख लेते हैं। ट्रेड में क्या क्या आ जाता है? एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आ गए। तो एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो क्या इंपॉर्टेंस है वो देखना ज़रूरी है। इंपोर्ट्स का क्या है? लेट्स से हम ये सोलार का पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमारी गवर्नमेंट का भी एक मेन एम है कि सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? आज के डेट में तो एटलीस्ट इंडिया में ये मैन्युफैक्चरिंग जो पैनल्स का है वो बहुत हाई रेंज में नहीं है, तो वी हैव टू इम्पोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट का यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, और इंपोर्ट कहाँ से हम करते हैं? हमारे नेबर चाइना से। एक्सपोर्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है? जो हमारे ट्रेडिशनल गुड्स है, हैंडीक्राफ्ट है, वो बहुत ज़्यादा यूएस में बिकते हैं। टेक्सटाइल्स हमारे यूरोप में जाते हैं, तो उन एक्सपोर्ट से इनको फ़ायदा होता है। ट्रेडिशनल जो ये पीपल हैं इन सभी को इसका फ़ायदा होता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा क्या है? हमारे फार्मर्स को जब बाहर कंट्री से इन्वेस्टमेंट होता है तो वो अपने एक्टिविटीज़ को मैकेनाइज्ड तरीके से कर सकते हैं, तो फार्म मैकेनाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ये 1991 में ये जो फॉरेन ट्रेड है उसको और बढ़ावा मिला था, बिकॉज हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और मेनली ये जो ग्लोबलाइजेशन के हमने एक्टिविटीज़ किए थे और हमारे पॉलिसी का पार्ट बनाया था, तो फॉरेन ट्रेड में बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को हम बहुत ज़्यादा अलाउ कर रहे थे। तो इससे काफ़ी जो है फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने में हेल्प मिला। इन सभी चीज़ों को करने का, एलपीजी रिफॉर्म्स लाने का मेन एम क्या था, मेन रीजंस क्या थे? वॉशिंगटन कंसेंसस जो हम डिस्कस कर चुके हैं, फॉरेन रिजर्व क्राइसिस इंडिया में हुआ था और आईएमएफ ने प्रेशराइज हमें किया था, इजंट इट? तो ये चीज़ें हमें याद हैं, राइट। इसके अलावा अब हम समझ चुके हैं कि फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने का क्या इंपॉर्टेंस है। पहले हमने इंपॉर्टेंस समझा, अब हम इस पॉलिसी को समझते हैं, राइट। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्चुअली पिछली जो लेटेस्ट पॉलिसी है दैट इज 2015 टू 20 की। 2015 में इसे लाया गया था और 20 में ये जो है इसके प्रोविजंस एंड हो रहे थे। हर 5 साल में लाई जाती है, बट देन 20 में वी नो कि 2019 में कोविड जो है शुरू हो गया एंड 20 में इंडिया में हिट किया था। तो उस समय काफ़ी सारी चीज़ें जो है पेंडिंग रह गई थी, उनमें से एक है कि नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाना। तो वी आर स्टिल फॉलोइंग द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20, तो उसी से रिलेटेड डिस्कशन हम करेंगे। मेन थीम क्या है? मेन क्या इसमें जो है नई चीज़ें लाएगी? पहले तो कई सारे स्कीम्स जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है उन्हें मर्ज किया गया, ताकि उनका जो फोर्स है और उनका जो बेनिफिट है वो एक साथ ला पाए। मेक इन इंडिया को प्रमोट करना, ट्रेड फैसिलिटेशन, यानी कि ट्रेड और अच्छे से कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है। फैसिलिटेशन का मतलब क्या है? लेट्स से ट्रेड क्लियरेंस पाने के लिए, एक्सपोर्ट क्लियरेंस के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ रहा है एंड देन आप कर रहे हो। अब ये चीज़ें ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हो,
ठीक है, दैट इज ट्रेड फैसिलिटेशन को बढ़ावा देना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना कि कैसे बिजनेस को और बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर ईजी होगा इंडिया में बिजनेस करना तभी तो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे इंडिया में, है ना, तभी तो और ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा, ट्रेड होगा। और इससे पॉलिसी के मेन एम्स टारगेट थे कि 2019-20 तक हम 900 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट्स के थ्रू लेकर आ पाए। आई थिंक दिस इज मिलियन नॉट बिलियन, तो मिलियन डॉलर जो है एक्सपोर्ट्स के थ्रू हम ला पाए। इंडिया का शेयर एक्सपोर्ट में 3.5% हम कर पाए। ओके, सो दैट वाज द मेन एम। अब फीचर्स क्या है 2015 और 20 के बीच में ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेकर आए गए थे वो हम देख लेते हैं। मेन तो मर्जर मेक इन इंडिया, मर्जर क्या स्कीम्स का, मेक इन इंडिया से रिलेटेड ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, चार जो पहलू हमने देखे उससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कि क्या क्या मेन चेंजेस लाए गए हैं और प्रोविजंस हैं इस पॉलिसी के। तो सबसे पहला जो स्कीम्स मर्ज किए गए वो दो एरियाज में, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट यानी कि जो मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के अंडर आ गए। साथ में हम सर्विसेज भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, वो सॉफ्टवेयर और इवन हम जो कॉल्स एंड ऑल हमारा जो हम कह सकते हैं कि बीपीओ सेक्टर है वो भी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है, इजंट इट। तो इन इससे रिलेटेड कई सारे स्कीम्स चल रहे थे इंडिया में, उन्हें मर्ज किया गया। स्कीम्स लाइक जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट से रिलेटेड है सभी को मर्ज किया गया बहुत। और इसके साथ साथ स्क्रिप्ट्स इशू किए गए। ठीक है, स्क्रिप्ट्स इशू करने का मतलब स्क्रिप्ट्स आर काइंड ऑफ वाउचर के टाइप के हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई टैक्स पे करना है तो ये स्क्रिप्ट मर्चेंडाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट में कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इन पर ये स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते थे। तो पहले तो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी क्या है, एक्साइज अगर इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, कस्टम अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है उसमें कस्टम ड्यूटी का जो टैक्स है वो लगता है। लेट्स से 100 रुपये के सामान पे आपका कस्टम ड्यूटी 50 रुपीज़ लग रहा है, तो 50 रुपीज़ में से आपको लेट्स से वाउचर 10 रुपये का मिला हुआ है, तो ये 10 रुपये आप यूज़ कर सकते हो कस्टम ड्यूटी को पे करने के लिए। 40 रुपीज़ आप पे करोगे, 10 रुपये का वाउचर दिखा दोगे। तो ऐसा जो है स्क्रिप्ट है। ठीक है, लेमन टर्म्स में हम ये समझ सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो कस्टम एक्साइज ड्यूटी वगैरह पे करने के लिए उनके जो अमाउंट है वो पे कर सकते हैं आप यूजिंग द MEIS के तहत जो स्क्रिप्ट आपको मिला है। कुछ ही लोग को मिलता था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल है इसमें, लेकिन उसके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। ये GST वगैरह पे करने के लिए नहीं है। ठीक है, GST आप पे नहीं कर सकते स्क्रिप्ट से। इसी तरीके से सर्विसेज एक्सपोर्ट में सर्विसेज फ्रॉम इंडिया स्कीम वगैरह को तो सब्ज्यूम किया गया और इसके साथ जो स्क्रिप्ट है उन्हें इशू किया गया। ठीक है, इस सेक्टर सर्विसेज में भी। Okay, now let us try to answer this question. Scripts issued under Merchandise India scheme can be used for payment of which of these? कस्टम ड्यूटी को पे कर सकते हैं, IGST जो कि इंटीग्रेटेड GST है, सेंट्रल CGST, स्टेट GST को पे करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने कहा था आपको कि स्क्रिप्ट जो है GST को पे करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वी कैन ओनली पे कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो इस वजह से A विल बी द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मर्जर तो हमने देख लिया, मेक इन इंडिया को किस तरीके से प्रमोट किया गया है। यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स प्लान जिसके तहत एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने का काम किया जा रहा है। प्रोडक्ट्स जो है डोमेस्टिक कंटेंट एंड वैल्यू एडिशन अगर है तो उस पर इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हो उसमें डोमेस्टिक कंटेंट यानी कि इंडिजिनस इंडिया में जो चीज़ें मिल रही हैं उनको यूज़ करके हम ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं मेनली। तो इंडिया के इन प्रोडक्ट्स को एक मार्केट मिल रहा है, तो इस वजह से इस पर आपको इंसेंटिव्स मिल रहे थे कि टैक्स बच रहा है या फिर ऐसा कुछ इस तरीके के जो स्कीम्स एंड ऑल है वो लाना है, ये चीज़ दी गई थी इन द पॉलिसी। इसके साथ ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए डिजिटाइजेशन, ईमेल एड्रेस वगैरह दिया जा रहा था फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। क्लियरेंस आपको करना है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक्सपोर्ट आपको कुछ करना है, एप्पल्स लेट से एक्सपोर्ट करना है, तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियरेंस ऑफिस में नहीं जाके आप एक ऑनलाइन जो है अप्लाई करोगे तो आपको क्लियरेंस मिल गया। ईमेल एड्रेस पर आप अपने ग्रीवेंसेस जो है लिख के भेज सकते हो एंड उस पर आंसर मिल गया। तो वो इससे ट्रेड जो है वो फैसिलिटेट होगा, साथ के साथ बिजनेस और इजी होगा इन द फॉरेन ट्रेड मार्केट। राइट, तो हाइलाइट्स क्या हो गए इसके, मेन एम से ट्रेड को इंक्रीज करना, एम्प्लॉयमेंट एंड वैल्यू एडिशन को जनरेट करना।
न्यू स्कीम्स यहाँ पे लाए गए हैं हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। डिफेंस और हाईटेक आइटम्स का एक्सपोर्ट जो है वो भी पार्ट है ऑफ दिस थिंग। एक्सपोर्ट अप्रूव्ड एक्सपोर्टर सिस्टम ये भी लाया गया था, जहाँ पर कोई एक्सपोर्ट अगर कर रहा है इंडिया से कोई चीज़, तो वो खुद ही सेल्फ सर्टिफाई कर सकता है कि भाई इसमें ये जो है स्टैंडर्ड्स मीट किए गए। अगर ये सेल्फ सर्टिफाई हो रहा है और एलिजिबल है फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम, तो उनको स्पेसिफिकली टैग लगा दिया जाएगा कि ये स्पेसिफिक स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जिनको एक्चुअली अच्छे तरीके से एक्सेस मिलना चाहिए फॉरेन मार्केट्स में। एक्सेस मिलने का मतलब है इन पर कम जो है टैक्सेस ड्यूटीज लगेंगे, अच्छे से जो है फॉरेन मार्केट्स में ये मूव कर सकते हैं। तो ये सेल्फ सर्टिफिकेशन का सिस्टम और जिससे एक्सेस इनको मिल सकता है इन द फॉरेन मार्केट्स, ये एक्सपोर्टर्स के लिए लाया गया था। और इसके साथ साथ एमएसएमईज के क्लस्टर्स को भी बनाया जाने लगा। एमएसएमईज के क्लस्टर्स यानी कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वजह से एमएसएमईज के क्लस्टर्स अगर बनाए जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से प्रमोट होगा। नेक्स्ट चीज़ है कि आगे के जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। फर्स्ट थिंग इज डाइवर्सिफिकेशन। जो भी हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं एंड इवन इम्पोर्ट्स जो हमारे हैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। मेनली एक्सपोर्ट्स में जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है, जिससे हमें प्रॉफिट्स मिल रहे हैं और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को हमें एक्सपोर्ट के लिए भेजना चाहिए। स्टेट्स भी इंपोर्ट कर सके इससे रिलेटेड प्रोविजंस लाने चाहिए और सारे प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करना। लेट्स से ऑनलाइन हमने सब कुछ कर दिया तो सिंप्लीफाई हो जाता है, तो वो चीज़ें करना इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन को आंसर करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? इट रिफर्स टू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट गवर्न्स एन इकोनॉमीज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्टिविटी। सेट ऑफ गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन है जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड लेकर आए हैं। न्यू एफटीपी इंडिया का 2016 में लाया गया था। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्टिविटी को ये करता है, दैट इज करेक्ट। ये गाइडलाइंस लाए गए थे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ऑल्दो हमने डिस्कस नहीं किया बट दिस इज करेक्ट। ये कब लाया गया था? 2015 में, नॉट 16 में। दैट इज ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, सो सी विल बी द राइट आंसर। ओके, अब फाइनली दो टॉपिक्स एफडीआई एफआईआई एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये भी इंक्लूडेड है हमारे इस चैप्टर में, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एफडीआई क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक टर्म है। एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उसे हम एफडीआई कहते हैं सॉरी। और दूसरा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, से हम एफआईआई कहते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? ये दो तरीके हैं जिससे फॉरेनर्स लेट्स से किसी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस का कोई पर्सन है जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, अपने पैसे लगाना चाहता है और प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो वो दो तरीके से कर सकता है, फॉरेन डायरेक्ट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। देख लेते हैं इसके बीच के डिफरेंसेस। सबसे पहले एफडीआई है, देन एफआईआई। तो एफडीआई लेट्स से अगेन जेठालाल जी फिर से फैक्ट्री जो है एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि टॉम क्रूज जो है उसमें इन्वेस्ट करें। तो टॉम क्रूज ने कहा ओके आई कैन इन्वेस्ट। टॉम क्रूज दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दो तरीके क्या है? एक तो जेठालाल जी के फैक्ट्री में उन्होंने ये कहा कि मैं ये पूरा जो मशीनरी है वो मेरी तरफ से, और इसका जो प्रॉफिट है ऑब्वियसली वो मुझे चाहिए, दान नहीं है, बट आप इसका प्रॉफिट दे देना। पहली बात वो। दूसरा फैक्ट्री इन्होंने एस्टेब्लिश किए और जेठालाल जी के कंपनी होगी इससे रिलेटेड, वो कंपनी ने कुछ शेयर्स जो है वो इश्यू किए होंगे। तो टॉम क्रूज कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन द कंपनी शेयर्स। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा ज़्यादा परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है? तो हमें पता है कि फैक्ट्री में अगर मशीनरी लगाई जा रही है, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है, यानी कि जल्दी ये तो नहीं कहेंगे ना 2 साल में कि मेरी मशीनरी उखाड़ के दे दो मैं जा रहा हूँ, राइट? तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कभी भी पैसे खींचे जा सकते हैं, तो ये टेम्पररी होता है। ये जो है मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो मशीन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड ऑल्सो गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किया जाता है एंड इसका काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन होता है टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। जीडीपी क्या है? किसी कंट्री के नेशनल इनकम को इंडिकेट करता है, राइट? यस, उसमें है। स्टेबल होता है ये क्योंकि मशीन्स
रख दिए तो उस पर्सन को भी लगेगा कि मशीन्स मैंने वहाँ पे दिए हैं तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूँ, उस कंपनी के वर्किंग में पार्टिसिपेट करूँ और साथ के साथ मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उससे प्रॉफिट्स मुझे मिले। तो ये काफ़ी स्टेबल है। पैसे इमीडिएटली खींचे नहीं जा सकते, मशीन जो है इमीडिएटली खींचा नहीं जा सकता। इसके साथ साथ किसी कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। मैक्रो इकोनॉमिक प्रोफाइल यानी कि वो कंट्री इकोनॉमिकली कैसे परफॉर्म कर रही है उस पर डिपेंड करता है। लेट्स से इंडिया में बहुत सारे जो है इकोनॉमिक इश्यूज हो रहे हैं, क्राइसिस हो रहा है और हम अपने खुद के जो लोन है वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगा? तो मैक्रो इकोनॉमिक प्रोफाइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा इसके 3 रूट्स हैं, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड एंड जॉइंट वेंचर। ग्रीन फील्ड में होता है ये है कि एकदम नया, जेठालाल जी नया फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है टॉम क्रूज के द्वारा दैट इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ऑलरेडी कोई फैक्ट्री है उसे जेठालाल जी खरीद रहे हैं या फिर टॉम क्रूज खरीद रहे हैं ऑलरेडी जो फैक्ट्री है उसको, दैट विल बी कॉल्ड ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड यानी कि पहले से कोई फैक्ट्री है एंड उसे या फिर पहले से कोई एस्टेब्लिशमेंट है, उसे कोई फॉरेन एंटिटी जो है अपना बना ले रहा है, अपना अपने अंडर ले रहा है कम्प्लीटली, दैट इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड। जॉइंट वेंचर जेठालाल जी की कंपनी है एंड टॉम क्रूज की ऑल्सो लेट्स से कंपनी है, दोनों हाथ मिलाते हैं एंड हीरो होंडा बनता है। ठीक है, तो हीरो होंडा इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट वेंचर, जहाँ पर हीरो इंडियन एंड होंडा जापानीज कंपनी दोनों ने एक साथ मिलकर जो है अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हुए उन्होंने काम किया। तो दैट इज द थिंग। अब इसी के सामने अब आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में जो पॉइंट्स आएंगे वो आप बता सकते हो। सबसे पहला ये शॉर्ट टर्म है, हेज फंड्स, यानी कि आपको अगर अपने प्रॉफिट्स, आपको कहीं पे लॉस हो रहा है तो वो प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए या फिर उसे ओवरकम करने के लिए आप इन्वेस्ट करते हो। तो मोस्टली शेयर्स में ये इन्वेस्टमेंट होता है, तो हेज फंड्स में इन्वेस्ट करते हो सिक्योरिटीज़ में, सिक्योरिटी शेयर्स बॉन्ड्स ये सब हो गए। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शेयर में इन्वेस्ट करना क्या है शॉर्ट टर्म के लिए। जीडीपी में बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी वोलेटाइल होता है, पैसे इंडिया में तो आ रहे हैं लेकिन कभी भी खींचे जा सकते हैं, तो ये काफ़ी वॉलेटाइल है, कभी भी चेंज हो सकता है ये मार्केट। तो दैट इज़ द थिंग, शेयर मार्केट ऐसा है, डिपेंड्स ऑन हेजिंग नीड्स, यानी कि आपके जो लॉसेस हो रहे हैं और आप कहाँ से प्रॉफिट कमाना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। किसी कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक प्रोफाइल पे करता है बट मेनली इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और कैपिटल लिबरलाइजेशन, यानी कि किस कंट्री ने कितना जो है इन्वेस्टमेंट एफआईआईस को अलाउ किया है कि वो कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये थोड़ा ख़तरनाक है, रिस्की है, वोलेटाइल होता है, इस वजह से बहुत कंट्रीज अलाउ भी नहीं करते हैं किसी सर्टेन लेवल के बाद। आज के डेट में करते हैं पर पहले नहीं करते थे, तो दैट इज़ वाई कंट्री के नॉर्म्स पे डिपेंड करता है एंड इसे हॉट मनी कहा जाता है, काफ़ी गर्म, फटाफट से गायब हो सकता है, राइट? तो दैट इज़ द थिंग। अब कई सारे सेक्टर्स है जिसमें दो तरीके से, दो रूट्स में ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो किया जा सकता है। एक तो ऑटोमेटिक रूट होता है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट की परमिशन वगैरह बहुत खास लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा गवर्नमेंट रूट होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट में गवर्नमेंट की लीस्ट नंबर ऑफ परमिशंस लेनी है। गवर्नमेंट रूट, गवर्नमेंट उस इन्वेस्टमेंट को देखेगी, फॉरनर ने क्यों इन्वेस्ट किया, इतना क्यों इन्वेस्ट किया, सारा स्क्रूटनाइज करके तब अलाउ करेगी, और वो भी सर्टेन लेवल तक, ठीक है। और ये लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो किसी कंपनी का जो लेट्स से 100% शेयर है उसमें से थोड़ा पार्ट इनको ओनरशिप मिल जाता है, ठीक है। वो ओनरशिप जो मिलता है उसकी भी लिमिट है, लेट्स से 50% है लिमिट, 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, 49% है, 49 से ज़्यादा नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग सेक्टार्स में इंडिया में अलग अलग तरीके से अलाउ किया गया है। तो एफडीआई लिमिट वो सेट होती है। तो एग्रीकल्चर में 100% ऑटोमेटिक रूट से, यानी कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और पूरा 100% किसी एक कंपनी को लेट से कोई खरीदना चाहता है तो पूरा 100% भी खरीद सकता है, कोई फॉरेन एंटिटी है तो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो हमें देखने हैं, लेट्स से टेलीकॉम सर्विसेज है 100% ऑटोमेटिक है। इसके अलावा मेन चीज़ें यहाँ पर हैं, बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर में 74% अलाउ किया गया है ऑटोमेटिक, 49, फिर 49 से 74 गवर्नमेंट रूट में। पब्लिक सेक्टर में 20% खाली बैंक्स में जो है इन्वेस्ट किया जा सकता है गवर्नमेंट रूट के थ्रू, वो भी ठीक है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज में 100% ऑटोमेटिक इन्वेस्ट किया जा सकता है। इंश्योरेंस पेंशन में अलग अलग है, इंश्योरेंस में 74% ऑटोमेटिक है, पेंशन में 49% ऑटोमेटिक। तो एटलीस्ट ये आपको याद होने चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। इसके अलावा हम आगे देखेंगे एफडीआई से रिलेटेड और भी चीज़ें। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, एफडीआई इज एन इन्वेस्टमेंट मेड इन अ कंट्री बाय अ फॉरेन इन्वेस्टर।
किस लिए? इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल इन स्टॉक्स और हेज फंड। तो एफडीआई क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, एक्चुअली लिखा है शॉर्ट टर्म, तो ये तो गलत है, राइट? वी कैन एलिमिनेट जहाँ पर वन है। कंट्रोल द ओनरशिप ऑफ एन एंटिटी, जी हाँ। इन्वेस्ट इन द मशीनरी ऑफ अ इंडियन कंपनी, हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें एफडीआई के अंडर आती हैं, तो 2 एंड 3 इज करेक्ट। इस वजह से सही जवाब क्या होगा? डी, राइट। एक और क्वेश्चन आंसर करते हैं। इंडियन फर्म दैट रिसीव्स एफडीआई थ्रू द ऑटोमेटिक रूट मस्ट फॉलो विच अमंग द फॉलोइंग। तो ये कुछ नॉर्म्स है जो हम डिस्कस नहीं किए हैं, बट देन इस क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। एफडीआई अगर आ रहा है इंडिया में और वो ऑटोमेटिक रूट से आ रहा है, तो ऐसे में कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा। गवर्नमेंट तो इंटरफियर बहुत ज़्यादा नहीं करेगी, लेकिन कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा। वो क्या चीज़ें हैं, कौन से रिक्वायरमेंट है, वो पूछा जा रहा है। रिपोर्ट टू द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट एंड रीजनल ऑफिस ऑफ द कंसर्न्ड आरबीआई, ठीक है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वहाँ पर जाकर, लेट से इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है, किया जा रहा है, तो उसके फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट एंड रीजनल ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा। शेयर्स इशू करने होंगे आरबीआई को, एंड टेक द परमिशन ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की परमिशन भी लेनी पड़ेगी। तो इतना सब कुछ जब करना पड़ेगा तो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट रूट ही हो गया ना। तो ये दो चीज़ें करनी पड़ती है कि आरबीआई को बताना होता है, रिपोर्ट मीन्स टेल, और शेयर्स इशू करने होते हैं आरबीआई को, ठीक है। थोड़े शेयर्स आरबीआई को इशू करने होते हैं, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें से थोड़ा। यस, ये दो चीज़ें तो करनी है, लेकिन परमिशन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की तभी लेनी है अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, लिमिट क्रॉस कर रही हो, तो उसके अबव अगर इन्वेस्टमेंट है देन यू हैव टू टेक द परमिशन, राइट। तो 1 and 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर हियर। हर केस में ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो सी विल बी द राइट आंसर हियर। अब एफडीआई के टाइप्स हमने देखे हैं क्या क्या है, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड एंड जॉइंट वेंचर। ग्रीन फील्ड लेट्स से मैकालू टिक्की बर्गर जो है आता है इंडिया में, तो बाकी कंट्रीज में कई सारे तरह के बर्गर्स बनते हैं, बट ओनली इंडिया जो है यहाँ पर नया ग्रीन फील्ड, नया तरह का जो प्रोडक्ट है उसे लॉन्च किया गया, वो है ब्राउन फील्ड। डाइची सांख्यो एक एग्जाम्पल है, जो जिसने एक्चुअली रैनबैक्सी नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को कम्प्लीटली खरीद लिया था, एक जापानीज कंपनी है। तो रैनबैक्सी ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा था, उसको खरीद लिया, तो दैट इज कॉल्ड एक तरीके का एक्विजिशन। तो ये जो है ब्राउनफील्ड एफडीआई इन्वेस्टमेंट है। जॉइंट वेंचर जहाँ पे हीरो होंडा ये था, अब ऑब्वियसली ये दोनों अलग हो चुके हैं, ठीक है, हीरो एंड होंडा। तो दैट इज द थिंग, जॉइंट वेंचर इन दो, जॉइंट वेंचर में दोनों अपने जो रिसोर्सेज उन्हें शेयर करते हैं, एंड साथ में जो प्रॉफिट से उन्हें भी शेयर करते हैं। अब कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो कि प्रोहिबिटेड है, जिसमें फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। क्या है वो? लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, चिट फंड, रियल एस्टेट, फार्म हाउस, सिगार्स का मैन्युफैक्चर, ये सारे प्राइवेट सेक्टर को ओपन ही नहीं है। और भी क्या है? एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज में प्राइवेट सेक्टर एंड इवन फॉरेनर्स जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते इंडिया में, ओके। तो ये सारे प्रोहिबिटेड सेक्टर्स है। Now let us try to answer this. An investment in which Daiichi Sankyo of Japan acquires Ranbaxy India, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ग्रीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ग्रीनफील्ड एफडीआई, ब्राउनफील्ड एफडीआई, या फिर जॉइंट वेंचर एफडीआई, ठीक है। तो यहाँ पर डाइची सांख्यो ने रैनबैक्सी को एक्वायर कर लिया, रैनबैक्सी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, तो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? यस, अगर आपने सी जवाब दिया दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ब्राउनफील्ड एफडीआई। एक और आंसर करते हैं, एफडीआई किस किस सेक्टर में प्रोहिबिटेड है इंडिया में? डिफेंस, इरिगेशन, हेल्थ, लॉटरी बिजनेस। तो हमें पता है डेफिनेटली कि लॉटरी बिजनेस में प्रोहिबिटेड है, सो डी विल बी द राइट आंसर। फाइनल टॉपिक दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ, लेट्स से किसी कंट्री का जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसकी जीडीपी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिकेट्स नेशनल इनकम, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है आगे के सेशंस में बहुत क्लियरली हम देखेंगे। तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, 100 से 200 हो गया, इंक्रीज तो हुआ, तो इस चीज़ को हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। बट इसका फ़ायदा किसको हो रहा है वो देखना ज़रूरी है, और इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका फ़ायदा सिर्फ रिच पीपल को हो रहा है तो वो डेवलपमेंट नहीं है।
ठीक है। इसके रिजल्ट में अगर पॉवर्टी को कम नहीं किया जा रहा है तो वो डेवलपमेंट नहीं है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया नहीं जा रहा है तो वो भी डेवलपमेंट नहीं है। तो ये सारे जो हैं वो अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पार्ट हैं। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नथिंग बट इकोनॉमिक सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ के साथ में अगर हम इन चीज़ों का भी ध्यान रख रहे हैं कि इंक्लूजन हो रहा है कि नहीं, पॉवर्टी कम हो रही है कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है कि नहीं, तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं, इनके बीच के डिफरेंस को देख लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस किए गए उसका अमाउंट हम बस देखते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन कितना हुआ और उससे क्या प्रॉफिट हुआ, कितना इनकम जनरेट हुआ, सिंपल नंबर टर्म्स में, क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम देखते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम इंक्रीज कितना हुआ है, पर कैपिटा इनकम कितना इंक्रीज हुआ है। यानी कि पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है? आई होप आपको याद होगा, नेशनल इनकम को पूरे कंट्री के पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर हेड कितनी इनकम हुई है वो पता चलता है, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ग्रोथ जो है वो देता है हमें। साथ के साथ ये एक सिंगल डायमेंशनल यानी कि सिर्फ नंबर टर्म्स में कितना ग्रोथ हुआ है, एक ही चीज़ के बारे में बताता है। इनकम पे फोकस है खाली। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। अगर 100 से 200 हमारा जो इनकम है कंट्री का नहीं होगा तो हम आगे पॉवर्टी को कैसे कम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम करेंगे? तो उसके लिए, ये कम करने के लिए इनकम तो होनी है ना। तो वो इनकम एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट है, प्रीकर्सर। यानी कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तभी डेवलपमेंट हो पाएगा। इंडिकेटर्स इसके जीडीपी हैं, पर कैपिटा इनकम जो हम देख चुके हैं। क्वांटिटेटिव ओनली कॉन्सेप्ट है ये। इसके साथ ये प्रोडक्शन के इंक्रीज के बारे में बात करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से नैरो कॉन्सेप्ट है कि नहीं? सिर्फ नंबर टर्म्स में अगर नेशनल इनकम बढ़ गया तो यस ग्रोथ है। नेशनल इनकम के बढ़ने के साथ साथ ये भी तो देखो कि रिच एंड पुअर का डिफरेंस, पॉवर्टी कम हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है या नहीं। ये कॉन्सेप्ट ग्रोथ इस वजह से डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ठीक है, वहाँ पर सब लोग ऑलमोस्ट अच्छे लेवल पे हैं, सबके पास कार है, सब कुछ है। तो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ग्रोथ हो रहा है कि नहीं वो डिस्कस करना ठीक है, बट नॉट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया जहाँ पर पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें अभी भी हैं। तो इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करना होगा। दैट इज वाई डेवलपमेंट इज अ टर्म जो कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया उनके लिए अच्छा है। अब ये डेवलपमेंट जो है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट के रिडक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिटरेसी, हेल्थ केयर कैसे बढ़ रहा है उसके बारे में। गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन नहीं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, रिच को मिल रहा है, पुअर को भी मिल रहा है या नहीं, उसकी बात करता है। इसके साथ इस वजह से ये मल्टी डायमेंशनल है। इनकम की तो बात हो ही रही है, प्लस पॉवर्टी रिडक्शन की बात हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन की बात हो रही है। इस वजह से मल्टी डायमेंशनल है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो रहा है या नहीं, इनकम के साथ साथ लिविंग स्टैंडर्ड्स की भी यहाँ पे बात होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ के बाद ही होगा, तो ये हमें ध्यान में रखना है। इंडिकेटर्स इसके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि ह्यूमन पीपल की स्किल सेट कैसे डेवलप हो रही है, कैसे उनका हेल्थ बेटर हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। गिनी कोएफिशिएंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। गिनी कोएफिशिएंट क्या है? ये इनइक्वालिटी यानी कि रिच एंड पुअर के बीच का डिफरेंस क्या है। रिच 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एवरेज इंडिया में और पुअर पीपल 1000 रुपए, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो गिनी कोएफिशिएंट बताता है। ओके, ये सारे एक्चुअली डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं। इसके साथ साथ ये क्वांटिटेटिव तो है ही, ये डेवलपमेंट ये बात तो करता है कि 100 से 200 हुआ, प्लस ये भी कहता है कि अगर डेवलपमेंट हुआ है कहा जा रहा है तो वहाँ पर पॉवर्टी कम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, क्वालिटी जो लाइफ की है वो भी बेटर हुई है। तो ये क्वालिटेटिव भी है। इसके साथ ये प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज के बारे में बात करता है। प्रोडक्शन नंबर्स इतने सारे जो है सोप बने हैं इंडिया में, बट उन सोप्स के बनने के साथ साथ पीपल की जो स्किल सेट है वो बेटर हुआ है या नहीं, इससे रिलेटेड भी बात होती है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये इस वजह से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा ब्रॉड है और डेवलपिंग कंट्रीज़ का मेन डिस्कशन का एस्पेक्ट होना चाहिए ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। Okay, I hope ये चीज़ें आपको समझ में आएंगे. Now let us try to answer this question. Which among the following is correct with respect to economic development? Apart from national income growth, इसमें social, cultural, political and economic developments होते हैं.
ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल ये सब भी होता है। कंपेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्टेड टर्म है, नहीं ये ब्रॉडर टर्म है। डेवलपमेंट ज़्यादा ब्रॉड है ना, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। इट एंटेल्स राइज इन ओनली क्वांटिटेटिव टर्म्स, नहीं डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स भी है। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट दैन डेवलपमेंट, नहीं डेवलपमेंट इज वाइडर दैन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तीनों तो गलत है, दैट इज वाई ए विल बी द राइट आंसर। राइट, सो दीज वर द, ये पूरा जो है 7th एंड 8th चैप्टर का डिस्कशन है। अब 3 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, इन 3 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। लेट्स सी किसको 3 आउट ऑफ 3 करेक्ट जो है एग्जैक्ट मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन देखते ही आप पॉज करोगे, क्वेश्चन के नंबर्स जो है आप लिख लो एंड देन ABCD जो भी आपका सही जवाब है यू कैन आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आपको ही पढ़ना है एंड देन यू हैव टू आंसर, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर इट। अब ये सेकंड क्वेश्चन है। Now this is the third question. Please try to answer these questions. Comment section में ज़रूर आपको बताना है इन तीनों का आंसर एंड लेट्स सी किसको 3 on 3 फुल मार्क्स मिल रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज 8146207241 पर कॉल करके आप उन्हें रिजॉल्व करवा सकते हो। hello@edutab.co.in पर आप मेल भी कर सकते हो। ओके, आई होप दिस सेशंस आर हेल्पिंग यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।